गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और जो क्वेश्चन आपको पता है क्या था, फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेफिनिट इंटीग्रल, और इसमें काफी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक एग्जांपल भी डिस्कस करा था, है ना। आज इसी क्वेश्चन का जो आंसर है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आंसर बचा है, बाकी हम लोगों ने कर लिया था। 5% के आसपास आंसर बचा है। तो मैंने एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करा था जो आपको देना है इस क्वेश्चन के आंसर में, और आज हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल ये है, मान लेते हैं आपके पास है dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो यहां से अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं तो dx इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx इधर आया, और ये वाला d इधर आके किसका साइन हो जाएगा, इंटीग्रेशन का। अब आपको इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या करोगे, दो बार हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। अलग अलग कर लिया हमने दोनों को। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी 3 आएगा, यहाँ पे ये माइनस ऐसे रहेगा, 5 को आप बाहर लिखोगे। देखो यहाँ पर अब एक बात समझ लेना, इंटीग्रेशन के मैंने आपके साथ एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कुछ बेसिक बातें समझ ली हैं। तो अगर कभी भी आपको 5 का इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, अंदर 1 बचता है और ये हो जाता है dx। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 हमारा ऐसे ही रहता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो यहां से लेकर ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये बात अपने दिमाग में ही फिट कर लो कि ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बाहर जाएगा ऐसे, अंदर 1 बचेगा और उस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा आपको पता है, 5 बाहर अंदर 1 बचा है, उसका इंटीग्रेशन होगा x। इतनी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेना, और ये c हो गया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मेरे पास y की ये वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, आगे काम आएगी, है ना। चलो, तो आप इस तरह से जब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो दो एग्जांपल्स दे देने हैं सारी चीजें समझाने के बाद। इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके बाद आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में ये जो हमारे पास c है, ये c हमें खत्म करना है। ये c हमें आंसर में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये c हमें आंसर में नहीं चाहिए होता है। मैं एक काम और कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 5x प्लस 6, या नीचे लिख रहा हूं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो क्योंकि आपको ये c नहीं चाहिए तो c हमें खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी करना होता है उसको हम एक हेडिंग के अंदर समझाएंगे। आपको हेडिंग बनानी है डिटर्मिनेशन ऑफ द कांस्टेंट of the integration of the integration। इस हेडिंग को आप अंडरलाइन करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को निकालना। ठीक है, और निकालना क्या है, कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन क्या होता है, c। मतलब अब आप ये बताओगे आगे नीचे कि हमें c कैसे निकालना है, उसके लिए हम हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, और इस हेडिंग को हम एक चीज और लिख सकते हैं, और इनिशियल वैल्यू। क्यों, क्योंकि जो c की वैल्यू निकलेगी वो इनिशियल वैल्यू की हेल्प से ही निकलेगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रोसेस से हमारे पास फंक्शन आ गया, y की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से समझना, ये पूरी की पूरी बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ठीक है, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं,
ऊपर का काम हो गया है और ये सारी चीज नोट्स में लिखी हुई है जैसे जैसे आपको लिखनी है। ठीक, नोट्स मैंने आपके बैच में अपलोड कर दिए हैं, अब जाके देख लेना। किस बैच में मिलेंगे आपको? लाइव बैच है ना आपका, लाइव बैच MEC 103 में आपको नोट्स समझाएंगे। देखो ये सॉरी नोट्स आपको MEC 103 का जो लाइव बैच है उसमें भी मिल जाएंगे, और एक हमारा बैच है चैप्टर वाइज उसमें भी मिल जाएंगे, और एक हमारा बैच है मंथ वाइज उसमें भी मिल जाएंगे। तो जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे लाइव बैच में भी ऐड है, वो चैप्टर वाइज बैच में भी ऐड है, और वो मंथ वाइज बैच में भी ऐड है। तो वो सभी पेड स्टूडेंट्स किसी भी बैच में जाके इस चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं, है ना। चलो तो यहां पे हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ना, अब आपको पता है y = fx होता है। तो यहां पे ये जो आपकी इक्वेशन है ये तो y है, राइट साइड पे ये वाली वैल्यू आपकी fx है, ये वाली वैल्यू क्या है? fx, ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका c। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आपको जो भी फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन के राइट साइड पे दो पार्ट होंगे, लेफ्ट साइड पे हो गया y, राइट साइड पे होगा fx प्लस c। fx वो पार्ट होता है जहां जहां वेरिएबल होते हैं, ये कौन सा पार्ट है? ये वो पार्ट है जहां जहां वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, c यानी c, ये तो आपको अलग ही पता चल रहा है। तो मेरे पास जो भी फंक्शन आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है? आपको इस c की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? c की वैल्यू। तो इस c की वैल्यू को हम लोग निकालते कैसे हैं? इसके लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं। हमें एक x की स्टार्टिंग वाली वैल्यू दी होती है, हमें एक y की भी स्टार्टिंग की वैल्यू दी होती है। ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है ना। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वैल्यू है x = x0, x0 और y = y0, y0 ये है। तो हमें करना क्या होता है? यहाँ पे हम लोग y की जगह y0 पुट करते हैं और fx की जगह हम लोग पुट करते हैं x0 प्लस c। यानी जो भी आपके पास फंक्शन है वहां पे x और y की जो भी इनिशियल वैल्यू दी गई है उस इनिशियल वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। अब जैसे मेरे पास ये वैल्यू थी, इक्वेशन 1 है, हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 0 और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 20। ये हमने अपने आप से ही मान लिया है कि हमें पता है ये क्या है? इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो हमारे इस एग्जांपल में हम y की जगह 20 पुट कर रहे हैं, x की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं 0 प्लस c। ये सारा 0 हो गया है, 0 का क्यूब 0, 3 से डिवाइड 0, 5 * 0 0 0 - 0 0, 20 0 प्लस c, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। इस c की वैल्यू 20 हम लोग यहां पुट कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो पूरा जो क्वेश्चन था उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसका आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बस एक चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो लास्ट चीज समझ लेते हैं। हमने ये बता दिया है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने ये भी समझा दिया उसका प्रोसेस क्या होता है, हमने उसके दो एग्जांपल भी दे दिए, हमने ये भी बता दिया है ये जो हमारे पास c कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करके निकालते हैं। फाइनली आपको एक बात और बतानी है इसके आंसर में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो बात आपको ये भी समझानी है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसके बारे में भी आपको 2-3 लाइनें बतानी है। तो मैंने तो पहली क्लास में ही आपको बता दिया था ये साइन क्या है। ये s सम के s से लिया गया, s को थोड़ा खींच दिया गया है, लंबा कर दिया गया इसको, है ना।
और ये साइन इंट्रोड्यूस किसने करा था, इसकी नोटेशन किसने दी थी, ये सारी बातें आप बता देना, मैंने बता दी है। एक बात आपको और बतानी है, आपको पता है हम जो इंटीग्रेशन करते हैं हमें कोई डेरिवेटिव दिया होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो डेरिवेटिव का साइन है ये खत्म हो जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर आपको मान लीजिए डेरिवेटिव नहीं दिया है, कोई और फंक्शन दिया है, फंक्शन में मान लेता हूं fx, ध्यान रखना डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ये होता है, यहां से डेरिवेटिव का जो साइन है, जो प्राइम का साइन है वो हट जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल फंक्शन हो ना, जहां डेरिवेटिव का साइन नहीं हो, प्राइम का साइन नहीं हो, तब जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, इसके इंटीग्रेशन को हम कैपिटल F लिख देते हैं आमतौर पर। आमतौर पे जनरल नोटेशन ये है। अब हमारा ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो मैंने पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल का जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है, और उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। अब हमें चलना है मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ। अब हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो जब हम मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे, मैथमेटिकल पोर्शन करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत होगी। जब तक हमें फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो हम इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए पहले क्या था, MEC 103, ये कोड इंट्रोड्यूस हुआ है 2018 में। 2018 से पहले ये कोड हुआ करता था MEC 003, ठीक है। तो पहले ना इंटीग्रेशन का एक ही चैप्टर था आपकी इग्नू की किताब में। अब इग्नू की किताब में इंटीग्रेशन के चैप्टर हो गए हैं 2, यानी यूनिट हो गई है 2, जिनको मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड करा है। सॉरी 2 यूनिट हो गई है। कौन कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8, ये इग्नू की बुक में सीरियल है। और मेरा जो सीरियल नंबर है मैंने आपको बता दिया है, eco.com। हमारा जो सीरियल है दैट इज चैप्टर 11, 12, 13। हम 3 चैप्टर में इन दोनों चैप्टर्स को, दोनों यूनिट्स को पढ़ेंगे। अब एक बात समझिए, मैं ये बात आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। पहले जो पुराना सिलेबस था ना, उसमें इंटीग्रेशन का सिर्फ एक ही चैप्टर था और सिर्फ एप्लीकेशन दे रखा था, यानी इंटीग्रेशन के बारे में ना पहले कुछ ज्यादा था नहीं। इन्होंने इस सब्जेक्ट को जब अपडेट करा 003 से 103 करा है, वो इसलिए करा है कि इस वाले पैटर्न में, इस पुराने सिलेबस में ना बहुत सारे टॉपिक इग्नोर कर दिए गए थे, बहुत सारे टॉपिक्स की जानकारी नहीं डाली गई थी सिलेबस में, अब डाल दी गई है। तो अब इन्होंने क्या करा है कि इंटीग्रेशन में पहले जितनी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही थी ना, अब वो सारी की सारी चीजें डाल दी है। जिन स्टूडेंट्स का पुराना वाला सिलेबस है 003, उनकी बुक में इंटीग्रेशन बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन आप नई वाली किताब देखोगे ना तो इंटीग्रेशन इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, और बल्कि इन्होंने तो शॉर्ट में दिया हुआ है, हमें तो काफी सारा पढ़ना है ना। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस के कुछ फॉर्मूले की, जिनके बेस पे हम आगे के क्वेश्चन करने हैं। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, वैसे तो काफी सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, और टोटल 17 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। हालांकि इनमें से 4 ऐसे फॉर्मूले होते हैं हम जिनका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे आपको याद करने हैं, पता नहीं किसी की जरूरत कब पड़ता है। तो होता क्या है कि 3-4 क्लास के बाद जब हम आगे जाते हैं तो स्टूडेंट्स ना फॉर्मूले भूल जाते हैं। अब जब फॉर्मूले भूल जाते हैं तो हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं ना, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो स्टूडेंट्स के सर के ऊपर से चला जाता है जैसे बाउंस। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, क्योंकि मैं अगर आपको बार बार ये फॉर्मूला बताऊं कि ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, वो एक लेवल नहीं होगा मास्टर्स का। तो फॉर्मूले आप पहले याद कर लीजिएगा। मैं कुछ फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उनके एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, मेरी तरफ से आप 0, ठीक। तो
नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग एमएससी 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, वो ये है कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और हम इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जिसको आप c से भी डिनोट कर सकते हो, जिसको k से भी डिनोट कर सकते हो। तो जब मैं नोट्स बना रहा था ना, तो मैंने k लिख दिया था, तो k ही है सभी में। हम कब c भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। नोट्स में k है तो मैं k ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नंबर 2, कि अगर आपको किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर 1 बचता है, dx, ठीक है। कांस्टेंट ये बाहर रहा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, ये आपके पास आता है। अब फॉर एग्जांपल कांस्टेंट आपको दिया है 5dx, तो आपको ना सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद यूज करना है। क्या, पहले ही कांस्टेंट लिख दो जो भी है 5, उसके बाद x लिख दो और उसके बाद लिख दो c। इसका आंसर सीधा सीधा ऐसे लिखना है, ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x रेज़ टू द पावर n का, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसमें एक पावर ऐड हो जाती है, यानी n+1, और नीचे भी हो जाता है n+1, और ये c या k जो भी आपको लिखना है लिख लो, कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है x रेज़ टू द पावर 4, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ऊपर 1 पावर ऐड होगी 5, नीचे भी 5, और ये आ गया c या k जो आपको मैंने लिख दो। एक सेकंड रुकिएगा आप जरा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 3। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3.1 की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये बहुत सारी जगह यूज होगा, तो इसको जरा आप ध्यान से समझिए। अगर आपके पास फॉर्मूला ये है, ये, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, मान लीजिए आपके पास x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई है और इस पूरे की कुछ पावर है, सॉरी इतना लेते हैं पहले, ये जो x की पावर n है हमारे पास, इसके साथ m है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे पास ये कांस्टेंट है ना, ऐसे ये जो आपका m है, m भी आपको कांस्टेंट है, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, आप m को बाहर ले लेना, ऐसे आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बचेगा। अब कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 प्लस k, ठीक। इसके बाद अब जैसे यहां से यहां तक हम आए हैं, आप जब एग्जाम में करोगे तो हमारे लिए एक एक सेकंड की काफी कीमत है। आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, सीधा सीधा याद रखना है, ये कांस्टेंट है, ये इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन करना है ये, तो सीधा सीधा सा कांस्टेंट को मत छेड़ो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी प्लस के, इस दोनों को कैंसिल करो, अब इसके बाद
हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3.2। मैं यहाँ पे 7 के साथ कंपेयर भी करता चलता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला नंबर 3 था, फॉर्मूला नंबर 3 था ये कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है आप ऐसे करेंगे प्लस के, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3.1 ये था, अगर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है इंटीग्रेशन कर कैसे करोगे, कांस्टेंट ऐसे रहेगा, यहाँ पर इसमें एक पावर ऐड होगी, नीचे भी आएगा, प्लस हो गया के। अब देखिए एक हमारा है फॉर्मूला नंबर 3.2। फॉर्मूला नंबर 3.2 क्या है, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ax प्लस बी और इसकी पावर है n। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा ax प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 a इंटू n प्लस 1 प्लस के, एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 13 रेज टू द पावर 7 dx, ठीक है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन इसकी तरह करना है ना। तो पहली तो ये वैल्यू एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगी ऊपर, मींस 2x प्लस 13 ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पे n में 1 पावर ऐड हो गई है, तो यहाँ 7 है, यहाँ कितना हो जाएगा 8। नीचे क्या है a, x के साथ वाला a है, x के साथ वाला a यानी 2 और इनटू में n प्लस 1 मतलब ये पावर, तो हमारे पास आंसर कितना आया 2x प्लस 13 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 16। ये आ गया है हमारे पास आंसर, है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला हम और याद करते हैं, फॉर्मूला नंबर 3.3। ये फॉर्मूला है m, एक कांस्टेंट है ax प्लस b रेज टू द पावर n और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 a n प्लस 1 प्लस k दैट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये m को कांस्टेंट को ऐसे कर दिया, बाकी हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर मैं आपके साथ इसका एग्जांपल डिस्कस करूं, तो मान लेते हैं 7 3x प्लस 11 रेज टू द पावर 8 dx, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने देंगे, इससे कोई छिड़कानी नहीं। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो ये ऐसे रहेगा आपके पास 3x प्लस 11 रेज टू द पावर 9, 1 पावर ऐड होगी ना, यहाँ भी 9, नीचे क्या आएगा x के साथ वाला प्लस k, ठीक है। ऊपर आपके पास आया 3x प्लस 11 रेज टू द पावर 9 प्लस k, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इंटीग्रेशन के 3 मेथड समझने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं सबसे लंबे, लेंथीएस्ट क्वेश्चन होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले की हेल्प से ही होंगे, जो फॉर्मूला मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहाँ पे कंसेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 4 ये है, अगर x रेज टू द पावर n है, ये है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये दिमाग लगाएंगे जिन्होंने पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है कि इसका इंटीग्रेशन होता है n+1 प्लस k, और x की पावर 6 का इंटीग्रेशन होता है 1 पावर 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 7 प्लस k। इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन होगा 1 पावर 8 प्लस k, x रेज़ टू द पावर 0, नीचे भी क्या हो गया 0 प्लस k, x रेज़ टू द पावर 0, किसी भी डिजिट को 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, नीचे 0 प्लस k, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करो वो हो जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस k क्या होता है इन्फिनिटी। आपने ये जो सवाल था ये सवाल कर लिया है गलत, क्योंकि आपने फॉर्मूला ही गलत लगाया है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आप समझ लीजिएगा। इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला एक केस में यूज नहीं होता है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला यूज आपको अगर n की वैल्यू यानी जो पावर है, पावर ये पावर -1 है तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। क्या? तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। n की पावर अगर -1 है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन आपको कराया गया होगा, ये फॉर्मूला भी बताया गया होगा, बट ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर पावर -1 है, जैसे ये n पावर है, कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे पावर 6 है यानी n की वैल्यू 6 है, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। बट x की जो पावर है that should not be equal to -1, x की जो पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे -1 आ गई, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला जब भी यूज करना है जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कहीं भी यूज करना, तब यूज मत करना जब x की पावर क्या हो -1। अब समझते हैं ऐसा करना क्यों नहीं है। क्योंकि अगर x की पावर -1 है तो आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कोई फंक्शन देता है और यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन मिला नहीं। मैंने आपको ये बात बताई थी ना, मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें एक फंक्शन देता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें एक नंबर देता है, आंसर उसका एक नंबर के फॉर्म में होगा, है ना। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब n की वैल्यू -1 ना हो, n इज नॉट इज इक्वल टू -1, ये पावर -1 ना हो। अब देखो ये ऐसे भी समझ लो, अगर n की वैल्यू -1 है, मैं यहाँ -1 डालूं तो -1 + 1 क्या हो गया 0, किसी भी डिजिट के नीचे 0 वो वैल्यू पूरी क्या हो जाती है इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, समझते हैं कैसे होगा। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैथमेटिशियन लोग हैं वो सारा दिमाग लगा चुके हैं, हमें तो उनकी नकल करनी है। वो ये कहते हैं इसका इंटीग्रेशन आपको ऐसे करना है, इसको आप नीचे लेके आओ, जब किसी डिजिट को नीचे लाते हो तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस पावर है ना तो +1 हो जाएगी, और +1 पावर को हम लिखते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x + c या फिर k, आपकी मर्जी है ना। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, क्लियर। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे कहा इसका इंटीग्रेशन करो, आपने कर दिया इंटीग्रेशन, ये गलत है, ये इंटीग्रेशन करा, ये इंटीग्रेशन गलत है, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। जैसे ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हो, बट जब नहीं करना है जब n = -1, यानी ये फॉर्मूला आपको जब यूज नहीं करना है जब n की पावर क्या हो
-1 हो तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ -1 थी तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा ये भी समझते हैं, पर पहले समझ लो ये यूज क्यों नहीं होगा। ये log वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है, उस कंडीशन में भी यूज करना है जब नीचे x की पावर सिर्फ 1 हो। क्या? जब नीचे x की पावर सिर्फ 1 हो। अगर x की पावर 1 के अलावा कुछ और होगी ना तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 थी तो ये फॉर्मूला यूज मत करना, गलत है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला log वाला यूज कब करना है? जब यहाँ नीचे x की पावर क्या हो, सिर्फ 1, वो भी प्लस, नीचे x की पावर +1 होनी चाहिए, ठीक। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, इसको ऊपर लेके आओ, पावर का साइन चेंज होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ये फॉर्मूला क्यों, पावर कितनी है, -2 है, तो ये फॉर्मूला कहीं भी लगेगा, बस पावर -1 पे नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 प्लस के, -2 + 1 क्या हो गया, x की पावर -1, नीचे भी -1 प्लस के, -1 से डिवाइड करो, नीचे नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे ये वाला जो माइनस है ऊपर आएगा, ठीक है। या तो आंसर यहाँ लिख दो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ये आएगा। तो मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला कभी भी इस्तेमाल करना, बट तब इस्तेमाल मत करना जब x की पावर -1। क्लियर? इसको ऐसे लिखना और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अब ये फॉर्मूला भी तभी इस्तेमाल करना है जब x की पावर 1 है। अगर x की पावर कुछ और है तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। जैसे x की पावर 2 थी, 3 4 5 6 -7 कुछ भी हो तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप फिर ये इसको ऊपर लेके आओगे और यहाँ पे x की पावर कुछ भी है, -1 नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल होता है, बस पावर क्या नहीं होनी चाहिए, -1। और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, सिर्फ एक ही जगह यूज होगा, जब x की पावर -1 है। बड़ी बारीक बारीक बातें हम लोग भूल जाते हैं, सवाल गलत कर लेते हैं पेपर में, है ना। एक बात और ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले की कंडीशन है x की पावर एक तो 1 होनी चाहिए, दूसरा x 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, इतना मैथ आप सभी जानते हो कि कोई भी चीज अगर रेशियो की फॉर्म में लिखी है, मतलब एक ऊपर चीज एक नीचे, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मैथ में ध्यान रखना, नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है पूरा क्वेश्चन इनफिनिटी हो गया। तो मैंने ये सारी बातें बताई। एक बात और, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इधर आओ, x के साथ कुछ भी जुड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, x के साथ कुछ भी जुड़ा हो, यही फॉर्मूला लगाना है। बट x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। x की पावर क्या होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए 1। समझ में आ रही है? x की पावर 1 है, इसके साथ कुछ जुड़ा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप यही वाला फॉर्मूला लगा देना, x + 2, ठीक है, प्लस के, और ये मॉडुलस का साइन है, किसका साइन है, मॉडुलस का, दो डंडे, है ना। तो अगर सिर्फ x है तो आप ऐसे लिख दो, चाहो तो यहाँ भी मॉडुलस लगा सकते हो, बट नीचे कुछ है तो यहाँ मॉडुलस लगा देना, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, तो फिर ये माइनस हो जाता, मतलब यहाँ प्लस हो या माइनस हो से फर्क नहीं पड़ता, प्लस होगा प्लस का साइन ले लेना, माइनस होगा तो माइनस का साइन ले लेना, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, जैसे x की पावर -1 को ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 1 हमने इसी से बनाया। अगर ax + b की पावर -1 है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, इसको नीचे लेके आओगे, ax + b dx, x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, कुछ जुड़ा हुआ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ घटा हुआ हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखोगे,
ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था, अगर एक्स के साथ कुछ जुड़ा है या घटा है, यानी कुछ एडिशन में है कुछ सब्ट्रैक्शन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पे भी एक्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है ना तो फर्क पड़ता है। एक्स के साथ कुछ जुड़ा हुआ है या कुछ घटा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है तो फर्क पड़ता है। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है 2x + 9 1 डिवाइडेड बाय dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप देखो नीचे है x की पावर कुछ भी नहीं है, इसके साथ कुछ जुड़ा है घटा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो हम लिखेंगे 2x + 9 प्लस k। लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उससे हमें फर्क पड़ता है, उसको हम नीचे लिख लेंगे। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके साथ। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 7x - 9 का, तो x की पावर क्या है? नीचे 1 है, इसके साथ कुछ घटा हुआ है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ मल्टीप्लाई है हमें फर्क पड़ता है। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। बट ये जो 7 मल्टीप्लाई में था वो यहां पर आ जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है। अब ये चीज आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, ऐसे इसकी पावर -1। तो बात एक ही है, हम पहले इसको नीचे लेके आएंगे। पावर -1 है ना, तो नीचे लेके आ जाओ। जब नीचे आएगा तो क्या होगा? 1 7x - 9 dx। x की पावर 1 है तो log वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके साथ कुछ घटा हुआ है, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसके साथ जो 7 मल्टीप्लाई में x के साथ उससे फर्क पड़ेगा, उसको हम लोग नीचे ले लेंगे, है ना। अब 7x - 9 की पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, खुद बताओ देख के क्या बताया था। फॉर्मूला को डिसाइड कर लो, क्या बताया था? मैं इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूं। क्या होगा? 7x - 9 ऐसे ही रहेगा, ये पावर 3 में ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये जो हमारी पावर है यहाँ आएगी, x के साथ वाला 7 यहाँ आएगा प्लस k, ठीक है। 7x - 9 डिवाइडेड बाय 28 प्लस k, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 5। ये एक लास्ट फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले तो और भी हैं, कुल मिला के आप नोट्स देखोगे तो नोट्स में हमारे पास 17 फॉर्मूले हैं, बट मैं आपके साथ ये 5वां फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। इसके बाद बाकी के फॉर्मूले हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी के फॉर्मूले तब डिस्कस करेंगे जब उनका यूज आएगा, है ना। तो अगर आपको ex का इंटीग्रेशन करना है, पहले तो आप ये याद कर लो, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, ठीक है। ऐसे ही ex का इंटीग्रेशन भी x होता है, प्लस में क्या आ जाता है। फॉर्मूला नंबर 5.1, अगर इसके साथ कुछ दिया हुआ है जैसे m एक कांस्टेंट है, तो आप इसका इंटीग्रेशन यही करोगे, नीचे ये x के साथ वाला m आ जाएगा। और मान लीजिए आपको दिया है फॉर्मूला नंबर 5.2, ठीक है। आपको दिया है am ± b, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो यही रहेगा am ± b, नीचे m के साथ वाली, सॉरी m नहीं x के साथ वाला जो a है ये नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको e की पावर 6x दिया है, इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, e की पावर 6x ऐसे रहेगा, जैसे x के साथ वाला m नीचे आया ऐसे ही x के साथ वाला 6 नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
आपको इंटीग्रेशन करना है 3x e की पावर 3x प्लस 7 dx। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो e की पावर 3x प्लस 7 ऐसी रहेगी। जैसे यहाँ पे a नीचे आ गया ऐसे यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा प्लस k। अगर यहाँ माइनस है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपके साथ 5 फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, बाकी के 17 फॉर्मूले आप लोग नोट्स में देख लेना। अच्छा एक बात और देखिए, क्या होता है कि ये वीडियो, ये जो हमारे लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स हमारे ऐप पर चल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, और कई बार हम लोग इन्हीं लेक्चर्स में से कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल देते हैं, और यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं सर ये नोट्स दे दीजिए, और इस तरह के कुछ मैसेजेस आते हैं। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने भी नोट्स के बारे में बात करी जा रही है, कई बार ऐसे भी मैसेज हमारे पास आते हैं कि स्टूडेंट्स ऐप डाउनलोड करते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल है हमारा कुछ, उसमें कुछ स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में, और कुछ लेक्चर्स भी हैं फ्री में ऐप पर। ऐप है हमारा lico.com। तो बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स सब क्या करते हैं, ऐप पर जाते हैं, ऐप पे विजिट करते हैं, तो कमेंट आते हैं हमारे पास या ऐप में चैट आती है, सर हमें ये नोट्स नहीं मिला ऐप पर, हमने ढूंढे थे। तो देखिए, ये सारे के सारे जो नोट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली पेड क्लास की रिकॉर्डिंग ही हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं। ये सारे के सारे नोट्स उन स्टूडेंट्स को ही दिखते हैं जो हमारे पेड मेंबरशिप का पार्ट है। इट इज क्लियर। तो प्लीज आप ऐप डाउनलोड करने के बाद इस तरह की चैट ना करें कि सर हमें ये वाले नोट्स नहीं दिख रहे हैं, हमें ये वाले नोट्स नहीं दिख रहे हैं। जो भी फ्री स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको जो स्टडी मटेरियल नहीं दिख रहा है वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल पेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। देखिए, आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, एमए में हो, ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, बहुत मैच्योर हो, ठीक है। कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, उसकी कुछ रनिंग कॉस्ट होती है, उसका कुछ रेंट होता है, उसका कुछ स्टाफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फर्नीचर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनको भी उन चीजों पे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उनकी भी कुछ रनिंग कॉस्ट है। इसलिए आप ये चीजें अंडरस्टैंड करें कि सारी की सारी चीजें किसी के लिए भी फ्री में अवेलेबल कराना पॉसिबल नहीं है। अगर सारी की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कर दी जाएगी तो जो स्पेस होता है उसका रेंट कहाँ से आएगा, जो स्टाफ है उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसकी सैलरी कहाँ से आएगी। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप एक ऑफिस चलाते हो तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही 10,000 रुपये आ जाता है एक महीने का, ठीक है। और आप किसी भी स्टेट में, अगर आपने सुना होगा 200 यूनिट फ्री है, तो 200 यूनिट फ्री है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी में 200 यूनिट नहीं होती हैं। 3-4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप ही पूरे दिन चलते हैं, 10 से 12 घंटे चलते हैं। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ठीक है। ऑफिस में एसी होता है, ऑफिस चलता है। तो इस तरह के मैसेजेस प्लीज आप लोग ना करें। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने 17 फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशंस के कुछ रूल्स की। 2 रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 रूल डिस्कस करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, है ना। देखिए, 2 रूल ये हैं, रूल 1 एंड रूल 2। पहला रूल ये है जो मैं आपके साथ फॉर्मूले 1 में भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन में 2 चीजें हैं हमारे पास। ये एक कांस्टेंट नंबर है और ये एक फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, ये आपके पास ऐसे रहेगा, अंदर वाली जो भी वैल्यू है आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। ये रूल नंबर 1 है, ठीक।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूं तो एग्जाम्पल है 5x² dx। अब ये आपका m हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, ये हो गया है आपका फंक्शन। तो हमारा जो m है ये ऐसे ही रहेगा, यानी 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक पावर ऐड और नीचे भी आ गया, ठीक है, 5/6 c या फिर k, आपकी मर्जी, जो आपको लेना हो ले लो। इसके बाद रूल नंबर 2 ये होता है, अगर आप कभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हो और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हो इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, आपस में प्लस में भी हो सकते हैं, आपस में माइनस में भी हो सकते हैं फंक्शन। एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है हमारा gx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिकम्पोज कर लो। आप fx को अलग कर लो ऐसे, फिर प्लस या माइनस जो भी साइन क्वेश्चन में वो साइन लगा लो, और उसके बाद आप gx को अलग कर लो। तो यानी fx का इंटीग्रेशन हम अलग कर लेंगे और हम gx का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। इसका अगर मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूं तो एग्जांपल ये है, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 7x + 3 ठीक है dx। तो जैसे यहाँ पे दो फंक्शन थे, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है, ऐसे यहाँ पे तीन चीजें हैं, 1 2 और 3, तीनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। पहले मैं लिखूंगा 4x dx, उसके बाद मैं लिखूंगा 7x dx, उसके बाद मैं लिखूंगा ये dx, ठीक है। अब आपको पता है जब हमें इस तरह का इंटीग्रेशन करना होता है तो हम 4 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसमें 1 पावर ऐड हो जाएगी, और ये जो 7 है कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x की पावर 1 है, इसमें 1 पावर ऐड हो जाएगी, और ये आपके पास 3 कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट आपके पास ऐसे ही रहता है, प्लस हो जाता है, और कांस्टेंट ऐसे रहता है, इसके साथ x आ जाता है, प्लस k हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट है 3, ये ऐसे ही रहेगा, इसके साथ x आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास k। तो ये मैंने रूल नंबर 2 बता दिया। अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3.1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, एक एक पार्ट करके हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आपको जो दिया है, इट इज 3x² प्लस √x -5x³, ठीक है, ये है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, इसको अलग अलग कर लेंगे, है ना। अलग अलग कैसे करेंगे, ये 3x² dx, इसको भी अलग करेंगे, और जो रूट है, रूट की का मतलब होता है हाफ पावर, तो आप पावर लिख लेना, ऐसे इंटीग्रेशन करने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। इसके बाद माइनस, और ये जो आपके पास है 5, इसको ऐसे रखना, x को ऊपर लेके आना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -3, ठीक है। अब ये कांस्टेंट आपका ऐसे रहेगा। अब x का जो पावर है, x की पावर है स्क्वायर, उसमें आप 1 ऐड कर लोगे, और ऐसे ही यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 1/2 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा। तो पावर क्या हो गई 3/2, नीचे भी क्या पावर हो गई 3/2 -5, पावर क्या है -3, तो -3 में 1 पावर ऐड करो, क्या हो गया -2, पावर हो गई -2, यहाँ पे भी क्या हो गया -2 प्लस k, 3 से 3 कैंसिल, x³, ये 2 ऊपर आएगा 3 नीचे रहेगा,
ठीक है, और x रेज टू द पावर 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5/2, और x की पावर -2 थी, इसको वापस नीचे लेके आना x² + k, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.2 का सेकंड पार्ट, दैट इज dy dx इज इक्वल टू 3x² -2x, है ना। आप इस dx की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3x² -2x, और ये जो हमारा d है ये इधर आएगा, इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं, तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखने के बाद ये हो जाएगा 3x² dx माइनस 2x dx इज इक्वल टू, ये 3 आपके पास कांस्टेंट ऐसे रहेगा, यहाँ से 1 पावर ऐड करोगे, 1 पावर को आप डिवाइड करोगे, -2 x, यहाँ पे 1 पावर ऐड होगी, कांस्टेंट ऐसे रहेगा, नीचे भी 2 आएगा, प्लस k, इस 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया है x3, और नीचे तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास आ गया x² + k। क्वेश्चन 3.3 क्वेश्चन है x³ + 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इनको पहले अलग अलग करेंगे, x³ dx + 3 dx, 1 पावर यहाँ पे ऐड होगी, नीचे भी 4 आएगा, 3 ऐसे ही है, इसके साथ x आ जाएगा, प्लस k हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये 3.3 नहीं है, ये 3.1 है, और ये भी 3.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन करना है 10x का, तो जो 10x है ना, 10x का इंटीग्रेशन सीधा सा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना। एक फॉर्मूला है आपके नोट्स में, फॉर्मूला नंबर 11, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग cos x + k, तो सीधा फॉर्मूला लिख देना, है ना। और इस फॉर्मूले को लिखने का एक और भी तरीका है, इज इक्वल टू sec x, मॉडुलस में sec x। देखो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये समझ लेते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास लॉग होता है, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। और एक ये लॉग होता है, ये होता है हमारा नेचुरल लॉग। अब कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये फिलहाल अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, अलग ही टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, है ना। फिलहाल ये समझ लीजिए कि लॉग दो तरह का होता है, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। यहाँ पे ये वाला जो लॉग है, ये होता है नेचुरल लॉग का नोटेशन। मैंने यहाँ पे नेचुरल लॉग लिखा है, बहुत सारी किताब में, एनसीईआरटी की जो स्कूल की किताब है उसमें भी जो 10x है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c, या फिर माइनस log cos x, दोनों में से कुछ भी एक आप लिख सकते हो, प्लस c। लेकिन आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें कॉमन लॉग का यूज नहीं करा है, एनसीईआरटी में कॉमन लॉग का यूज होता है। मैंने भी अभी जितनी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबों में कॉमन लॉग का यूज करते हैं, बट आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें कॉमन लॉग का यूज नहीं करा है, उसमें नेचुरल लॉग का यूज करा है। इसलिए मैं भी यहाँ पे नेचुरल लॉग का ही यूज कर रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 11 लगा के आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज क्वेश्चन नंबर 3.1 का 5th पार्ट है और इसमें इंटीग्रेशन करना है आपको cos 2x माइनस 6 dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कुल मिला के 17 फॉर्मूले हैं, इसमें से 5 फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 8 ये है cos ax प्लस b प्लस माइनस b dx इज इक्वल टू होता है sin ax प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय a। ये फॉर्मूला होता है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला नंबर क्या है 8। देखो ये पूरी वैल्यू ऊपर ऐसे ही आ गई है, ठीक है। नीचे सिर्फ x के साथ वाली वैल्यू आ गई है। नीचे क्या आ गई है, नीचे आ गई है x के साथ वाली वैल्यू जो कि a थी। यहाँ पे ये क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, लेकिन cos का इंटीग्रेशन साइन में होता है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और 2x माइनस 6 होगा। प्लस होता है तो प्लस का साइन लगा दें, माइनस होता है तो माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जैसे नीचे यहाँ पे x के साथ वाला a आ गया है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी x के साथ वाला 2 आ जाएगा प्लस के। इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3.1 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 का पार्ट नंबर 6 इट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिखेंगे ऐसे 5x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx माइनस 4x dx प्लस 3 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 ऐसे ही, यहाँ पे 1 पावर ऐड, ऐसे ही x के साथ 1 पावर ऐड, 1 पावर 2 हो जाएगी, और 3 ऐसे रहेगा, उसके साथ x आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है 5/3 x क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3.1 था, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 की। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 आपसे कहता है वेरीफाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx। ये वेरीफाई करना है, और इस क्वेश्चन के हमारे पास हैं 1 2 3 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, पहले इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमें क्वेश्चन में दिया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपसे ये कहा जाए, आप इसको ध्यान रखना, ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है fx का, ये हो गया fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब कहा ये जा रहा है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो fx के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो वैसे तो मैं आपको इसको थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर इसको इस क्वेश्चन को करेंगे। ये किसका साइन है, डेरिवेटिव का साइन है, ये ब्रैकेट हटाओ एक सेकंड के लिए। ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो इस dx से ये dx कैंसिल हो गया, ये डेरिवेटिव का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास fx आ गया, सीधा सीधा हो गया प्रूफ। लेकिन आपको ना ये प्रूफ नहीं करना, आपको इस क्वेश्चन में ये चीज प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन में ये चीज कैसे प्रूफ करेंगे ये समझते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx, ये तो ये जो भी वैल्यू है ना उसको फंक्शन मान लेना। देखो लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे इसकी जगह आप लिखो fx dx। हमने जो भी ये चीज दिया हो ना, जो भी इंटीग्रेशन जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे dx क्यूब, ठीक है, जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है उसको आप fx मान लो, यानी आप उसको फंक्शन मान लो, है ना। तो हमने इसको फंक्शन मान लिया है। अब अगले स्टेप में क्या लिखो, अगले स्टेप में ये वैल्यू लिखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि fx को ये माना है ना, fx ये लिख दो। अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ दो, है ना, अलग अलग कर दो। एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 पावर ऐड ये, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 के साथ आप x ले लो, ये हमारे पास आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, यहां ध्यान से देखो, ये क्या है, ये और ये सेम है, इसके बाहर डेरिवेटिव का साइन है, तो आप इसके भी बाहर डेरिवेटिव का साइन ले दो, ऐसे अंदर ही ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट 1, ये डेरिवेटिव का साइन यहां ले लो, ऐसे ब्रैकेट 1, ठीक है। अब ये इसको ध्यान से देखो, ये इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू जो भी आपने निकाली है पुट कर दो। इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली, ये तो पुट कर दो। समझ लीजिएगा दोबारा, सबसे पहले क्या करना है, इसको fx मानना है, फिर आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ fx। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन अपनी जगह, fx की वैल्यू पुट करनी है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको अलग अलग करके हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है ये, इसकी वैल्यू हो रही है हमारे पास, तो डेरिवेटिव का साइन ऐसे ही, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब 3 प्लस 3x प्लस k। तो ये किस चीज का साइन है, ये तो डेरिवेटिव का साइन है, डेरिवेटिव आता है ना। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब आपको इस पूरे का डेरिवेटिव करना है क्यों है, क्योंकि बाहर डेरिवेटिव लगाया है। बाहर डेरिवेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है। तो इस अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे, पहले तो 3 आगे आएगा, डेरिवेटिव करते हैं तो ये पावर आगे आती है, यहां से एक पावर माइनस होगी, ठीक है। उसके बाद 3x का डेरिवेटिव 1 होता है, k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 खत्म, 1 में 3 की मल्टीप्लाई करो 3, इससे इसको कैंसिल करो, क्या बचा आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये किसके इक्वल माना था, fx के इक्वल माना था। तो हमने क्या प्रूव करा, हमने प्रूव ये करा कि डेरिवेटिव ऑफ fx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू fx। ये प्रूव करा हमने। ये प्रूव हमने किस क्वेश्चन में करा, इस क्वेश्चन में करा। बाकी की जो चीजें हैं ये चीजें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अभी हमारे इंटीग्रेशन की आज 3rd क्लास थी, बाकी की चीजें हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन की क्लास नंबर 4 में। गुड नाइट, टेक केयर।